Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Management by Miss Bushra. Today I'm here with the topic strategic management concept, process of strategic management, decision making in strategies and types of strategies. Alright, so let us start. So our first topic in this unit is the concept of strategic management. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को समझने के पहले हम समझ लेते हैं कि एक्चुअली स्ट्रैटेजी क्या है। देखिए, स्ट्रैटेजी बेसिकली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का, मान लीजिए कोई गोल है और उस गोल को अचीव करने के लिए हम क्या बनाते हैं, स्ट्रैटेजी, राइट। हम प्लान्स भी बनाते हैं ऑब्वियसली, बट बेसिकली स्ट्रैटेजी एक तरीके से रोड मैप है, एक ब्रॉडर, एक कंसेप्चुअल टर्म है जो काफ़ी ब्रॉड है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल प्लानिंग और बाकी चीज़ें जो हम बनाते हैं। तो strategy gives actually the right direction which will actually lead to the accomplishment of goals. It is basically, हम कह सकते हैं, it is a overarching narrative which guides an organization's journey from its current state to a desired future state. All right. So basically strategy हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट से डील करता है। नाउ कमिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, अब जो भी हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे, ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हमारा लेट्स से गोल ये है कि हमें नेक्स्ट या मेन हम जो चाहते हैं, हमने डिसाइड किया है कि नेक्स्ट 2 इयर्स में हमें हमारा जो मार्केट शेयर है या ये जो कस्टमर्स हैं जस्ट वो डबल करना है, अपना सेल्स को डबल करना है, राइट। तो अब हमने उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाई कि हम अपनी मार्केटिंग में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे और जो मॉडर्न मार्केटिंग टेक्निक्स हैं उन पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, या फिर हम हमारा बिजनेस को एक्सपांशन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या की, बहुत ही स्मार्टली हमने कुछ टूल्स ढूंढे, कुछ तरीके ढूंढे हैं जो कि हमारी स्ट्रैटेजी है जिससे हमारा जो गोल है वो अचीव हो पाएगा। ठीक है। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है, जो भी हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं उनको मैनेज करना। जब भी हम कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं, कोई वन टास्क या सिंगल टास्क एक्टिविटी नहीं है। स्ट्रैटेजी में बहुत सारे हमें टास्क, न्यूमरस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना होता है। वही स्ट्रैटेजी को जब हम सोच रहे हैं, टिल द टाइम हम उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उसको कंट्रोल कर रहे हैं, उसके बीच का जो एंटायर प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। राइट फ्रॉम द टाइम, from the point where we have thought of actually planning for the strategy, thinking of environmental scanning, then formulating the strategy, then thinking on how to implement the strategy, its implementation, its evaluation, its control, monitoring, everything. So we need to perform the managerial function. So strategic management is a comprehensive process which simply says that you need to analyze, you need to plan, you need to implement, you need to evaluate and further control the strategies जिससे आपका लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो पाए एंड हेंस यू अचीव और सस्टेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। तो हमारे जो भी मैनेजरियल फंक्शंस हैं या मैनेजरियल प्रैक्टिसेस हैं, प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्शन देना, वो सारे फंक्शन हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी को मैनेज करने के लिए परफॉर्म करते हैं। ठीक है। और in alignment with the internal and external environments. All right. So now Now coming to the characteristics of the strategic management, number one is goal oriented. Obviously जो strategic management है, हम आखिर क्यों strategic management कर रहे हैं या strategies को manage कर रहे हैं, जिससे हमारा जो goal है वो हम achieve कर पाए। जो भी हमारे long term objectives हैं, जो भी हमारा हमने गोल सेट किया है उसको अल्टीमेटली अचीव करने के लिए हम ये सारे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं, सो दैट वी basically we achieve the goal which we have set, and it helps in further achieving the long term objectives and maintaining the sustainability. Second characteristic is dynamic. तो डायनेमिक का सिंपल सा मतलब है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज़ डायनेमिक इन नेचर। बिकॉज होता क्या है कि मान लीजिए आपने आज स्ट्रैटेजी बनाई आज की डेट में, और लेट्स से कल को कुछ ऐसा हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई चीज़ ऐसी हो गई, लेट्स से गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी बदल गई, कोई नया लॉ आ गया
तो हमें हमारी स्ट्रैटेजी को भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज़ डायनेमिक इन नेचर बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट हमारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है और जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है दोनों को हमें साथ में लेके चलना है। और हमारे उसमें इंटरनल एक्सटर्नल में कोई भी चेंजेस होते हैं वी नीड टू immediately implement it. So hence it is dynamic in nature. Holistic. Now holistic का मतलब क्या है कि which is covering all the aspect which is whole. So strategic management is holistic in nature because it includes all the levels of management and functional areas. जब हम strategic management के फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं तो सारे ही लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट या सारे ही एस्पेक्ट और एरियाज़ को डिपार्टमेंट्स को हम कवर करके या उन सब को एक साथ लेके चलेंगे तो इट इज़ होलिस्टिक। नेक्स्ट इज़ रिसोर्स एलोकेशन। तो और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में वी मेक श्योर या वी इंश्योर कि हमारा जो भी अवेलेबल हमारे पास रिसोर्सेज हैं, मैन मनी मटेरियल मशीनरी एवरीथिंग, उन सारे रिसोर्सेज का हम प्रॉपर और सही एलोकेशन करें ताकि हमारा गोल अचीव हो पाए। यही स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है। यू नीड टू प्रॉपरली एलोकेट द रिसोर्सेज everything human financial technological etc so that one is able to properly achieve the goal. And the last is sustainability oriented. So strategic management is sustainability oriented because it aims for long term success rather than short term gains. तो sustainability function पे ये focus करता है। strategy word ही जब लग जाता है तो कहीं ना कहीं ये long term scenario की बात करता है। तो hence it because it aims for long term success not a short term gains, hence it is sustainability oriented. Okay, now coming to the importance of strategic management. तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन एंड क्लैरिटी ऑफ पर्पस। ऑब्वियसली अगर एक अच्छी स्ट्रैटेजी होगी, हम प्रॉपर्ली उसे मैनेज करेंगे तो हमारा आगे का जो डायरेक्शन है एक क्लियर होगा, क्लैरिटी आएगी, पर्पस के रिगार्डिंग क्लैरिटी आएगी एंड प्रोवाइड्स डायरेक्शन। Alright. Second is it enhances organizational adaptability in a dynamic environment. तो जब हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल अडेप्टेबिलिटी मींस जो इन्वायरमेंटल चेंजेस होते रहते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल बोथ, तो उसमें हमें उसके साथ उन चेंजेस को लेके कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन को उसमें ढालना है और उसे कैसे अडाप्ट करना है, कैसे उसके साथ चलना है, ये एक सेकेंड इम्पॉर्टेंस हो गया। थर्ड इज इंश्योर्स इफेक्टिव रिसोर्स यूटिलाइजेशन। जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, एक अच्छा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि प्रॉपरली रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है। फैसिलिटेट्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एक अच्छी स्ट्रैटेजी और एक उस स्ट्रैटेजी का प्रॉपरली मैनेज होना मीन्स उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन एवेल्युएशन कंट्रोल होना, ये इंश्योर करता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज या कॉम्पिटिटिव एज अचीव हो पाए। It involves proactive decision making. तो right strategy या strategic management involves प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग। मीन्स एक्टिव तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे फर्म्स होते हैं, लेकिन एक अच्छा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है कि सही डिसीजन हम लें और सही टाइम पे प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग हम करें बिकॉज वी आर वेरी मच अवेयर एंड अपडेटेड ऑफ ऑल व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना के उसे इम्प्लीमेंट करके ताकि हम गोल्स को अचीव कर पा रहे, तो इट इन्वॉल्व्स प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग। नाउ लेट अस कम टू दी प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। देखिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस को अगर आप पढ़ेंगे डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट ऑथर्स और रिसर्चर्स ने अपने अपने स्टाइल में डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस दिए। हालांकि कॉमन ग्राउंड पे आके हम बात करें कि जो प्रोसेस है वो समवट सिमिलर है और ऑल्दो उसका जो डिफरेंट हेडिंग्स है या नंबर ऑफ स्टेप्स है वो डिफरेंट कम ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है। तो ये ग्लूक एंड जॉर्ज के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में 4 मेन फेजेस होते हैं। फर्स्ट इज़ एनवायरमेंटल स्कैनिंग। तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग का सिंपल से मतलब है हम एनवायरमेंट की स्कैनिंग करेंगे, तो स्कैन करेंगे तो हमें इंटरनल और बोथ एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन हमें फाइंड आउट हम कर सकते हैं, जिसमें हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स का पता चलेगा। उसके लिए डिफरेंट टूल्स जैसे कि स्वॉट एनालिसिस, पेस्ट एनालिसिस, पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल को हम यूटिलाइज करते हैं बेसिकली ये जानने के लिए कि हमारे एनवायरनमेंट में क्या चीज़ चल रही है, क्या चीज़ आने वाली है, क्या हमारे लिए थ्रेट है, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या हमारी स्ट्रेंथ है, क्या हमारी वीकनेस है एंड वेरियस अदर फैक्टर्स को हम जान पाते हैं।
ठीक है। सेकेंड इज स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। नाउ ये सारी इन्फॉर्मेशन को जब हमने गैदर कर लिया तो उसके अकॉर्डिंगली कीपिंग ऑल दोज इन्फॉर्मेशन इन माइंड वी विल फॉर्मुलेट और मेक द स्ट्रैटेजी। तो जब हम यहाँ पे बेसिकली स्ट्रैटेजीज को डेवलप करेंगे कीपिंग इन माइंड की इन्वायरमेंटल चैलेंजेस क्या 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 इन्वायरमेंटल चैलेंजेस आएंगे और हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ क्या है, उनको हम साइड वाइज अपने बिजनेस में कैसे उनका यूटिलाइजेशन करें और उसको कैसे फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ऐसी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करें जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल और ऑब्जेक्टिव हम साइड वाइज और मेनली अचीव कर पाएँ। सो अलाइनिंग द स्ट्रैटेजीज विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर ली, उसके बाद आता है स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना, स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। बेसिकली स्ट्रैटेजी को एक्शन में लेके आना। सो यहाँ पे हम बहुत सारे एक्शनेबल स्टेप्स लेंगे जहाँ पे रिसोर्स का एलोकेशन करना, लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को मतलब चेंज करना या उसके अकॉर्डिंगली बनाना, छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि नए रूल्स बनाना, नई नए रूल्स बनाना, रेगुलेशंस लेके आना, प्रोसेस लेके आना, टास्क लेके आना, जिससे हमने जो स्ट्रैटेजी बनाई है उसको हम इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं छोटे छोटे स्टेप्स के थ्रू, एक्शनेबल स्टेप्स के थ्रू। फिर आता है आपका स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। तो यहाँ पे बेसिकली दोनों चीज़ें हो रही है, इवैल्यूएशन भी हो रहा है, कंट्रोल भी हो रहा है। तो हम जो है इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल में बेसिकली देखेंगे कि हमने जो स्ट्रैटेजी बनाई है क्या वो उसके अकॉर्डिंगली काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या उसके अकॉर्डिंगली हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, और जो जैसा हमने सोचा था क्या उसके अकॉर्डिंगली हमारा आउटकम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे कंपैरिजन होगा, एवैल्यूएशन होगा, कंट्रोल होगा, जहाँ पे भी हमें करेक्टिव एक्शन लेने की ज़रूरत है वहाँ पे हम लेंगे। ओके तो जैसे मैंने बताया था कि डिफरेंट ऑथर्स की आपको डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट जगह पे डिफरेंट प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मिल सकता है, स्टेप्स कम हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, बट ओवरऑल ग्राउंड पे हमारे जो कॉन्सेप्ट आपको समझने की ज़रूरत है, नंबर कि क्या पहले आता है क्या बाद में आता है, वो ओवरऑल मिला के कहीं ना कहीं सेम है। तो ये अगेन मैंने आपके सामने स्टेप्स ऑफ या प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट डाला है एज पर आइगर एंसॉफ। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, आइगोर एंसॉफ ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। बहुत सारे लोगों का स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में कंट्रीब्यूशन रहा है, बहुत सारे नाम आते हैं, लेकिन फादर ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हम किसे कहते हैं, आइगर एंसॉफ को। ठीक है, तो ये उसके इनके अकॉर्डिंग ये स्टेप्स हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पे। इन्वायरमेंटल डायग्नोसिस, जैसे अभी हमने बताया था प्रीवियस वाले ऑथर के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंटल स्कैनिंग था, यहाँ पे बस टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई है, इन्वायरमेंटल डायग्नोसिस बेसिकली जहाँ पे इन्वायरमेंट की हम डायग्नोसिस या स्कैनिंग कर रहे हैं, आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, फाइंडिंग आउट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। सेकेंड है स्ट्रैटेजिक चॉइस। तो यहाँ पे बेसिकली हम प्रॉपरली चूज़ करेंगे, स्ट्रैटेजिक चॉइस बनाएंगे कि हमें कौन सी स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करना है, मेकिंग अ चॉइस कि हमें क्या क्या स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करना है, क्या हम एक्सपेंशन करें, क्या हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे जाएं, क्या हम डाइवर्सिफिकेशन पे जाएं। तो दिस इज स्ट्रैटेजिक चॉइस, बेसिकली एक तरीके से प्लानिंग करना या चॉइस करना। फिर आता है उसका इम्प्लीमेंटेशन। नाउ उसी जो भी आपने चॉइस की है उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। अगेन इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिसोर्स एलोकेशन, वेरियस प्लानिंग, एक्शनेबल स्टेप्स होंगे जैसे हमने पहले भी पढ़ा था। लास्ट आता है उसमें था इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, यहाँ पे कंट्रोल नाम से है। तो बेसिकली जो भी हमने काम किया है उसको कंट्रोल करना, मॉनिटर करना कि हम सारा काम सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इन द एंड जो हमारा आउटकम है वो अकॉर्डिंग जैसे हमने सोचा था कि ये निकल के आएगा उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है, एंड फाइंडिंग आउट और टेकिंग द राइट corrective action as and when required. ठीक है, so this was the uh, process of strategic management. All right, now let us come to the topic decision making and strategies. तो strategies की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे हम decision making करते हैं, राइट। तो जैसे फर्स्ट आता है आपका एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग। ऑलराइट, तो एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग, एनालाइज करना इज समवॉट रिलेटेड टू द वर्ड लॉजिक। तो एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग एक वेल प्लान स्ट्रक्चर्ड लॉजिकल अप्रोच है जो बेसिकली इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि हम जो भी डेटा और इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है उनकी थॉरो एनालिसिस करके we try to evaluate what all alternatives are available before making any decision.
तो बेसिकली जब हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जो भी इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वो इन्फॉर्मेशन जब आपके पास अवेलेबल होती है, आपकी फिंगर टिप्स पे होती है, तो इस तरीके की डिसीजन मेकिंग को हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ आपको करने पड़ते हैं बिफोर अराइविंग और फाइनलाइजिंग अ डिसीजन। तो एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग बेसिकली इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड लॉजिकल अप्रोच दैट रिलाइज ऑन थॉरो एनालिसिस ऑफ द डेटा एंड इंफॉर्मेशन to evaluate the alternatives before making or finalizing a decision. सेकेंड आता है ह्यूरिस्टिक, ह्यूरिस्टिक डिसीजन मेकिंग। ह्यूरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? शॉर्टकट्स, छोटे छोटे पार्ट्स में जब हम चीज़ों को यूज़ करते हैं, राइट। तो जब आपके पास अक्सर इंफॉर्मेशन या इनफ इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, और तो इस तरीके की ह्यूरिस्टिक डिसीजन मेकिंग अक्सर हम लेते हैं। तो बेसिकली इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सम इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस। तो heuristics actually lets you make generalization based on little information that you have. तो basically it relies on mental shortcuts, rule of thumb या simplifications to make the decision, especially under time pressure और uncertainty. तो जब आपके पास enough information नहीं है, थोड़ी बहुत information है, तो आप मेंटल शॉर्टकट्स का यूज़ करके, थंब रूल का यूज़ करके, सिंप्लीफिकेशंस का यूज़ करके आप फाइनलाइज करते हैं डिसीजन। और अक्सर जब आपके पास टाइम प्रेशर है, अनसर्टिनिटी है, तो हम ह्यूरिस्टिक्स का यूज़ करते हैं। ऑलराइट, थर्ड इज एक्सपर्टीज बेस्ड डिसीजन मेकिंग। नाम से ही में पता चल रहा है कोई एक्सपर्टीज़ है आपके पास और उनके कंपिटेंस का, उनका एक्सपर्टीज़ का आप यूज़ कर रहे हैं। तो when you know so much about something and you have enough experience that most of your decisions are intuitive actually, so it basically relies on the intuition, your judgment and experience of a very skilled individual or expert to make or finalize the decision. और लास्ट आपका आता है रैंडम चॉइस डिसीजन मेकिंग। नाउ द लास्ट रैंडम चॉइस डिसीजन मेकिंग, एज द नेम सजेस्ट, हमें नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे हम रैंडमली चूज़ कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग के वक्त। बेसिकली इट इन्वॉल्व्स मेकिंग डिसीजंस आर्बिट्ररीली और बाय चांस विदाउट अप्लाइंग अ सिस्टमैटिक और लॉजिकल प्रोसेस। तो ये सबसे सिंपलेस्ट या टाइम सेविंग मेथड है जहाँ पे हम कोई सिस्टमैटिक प्रोसेस या लॉजिकल प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं और एक रैंडम तरीके से चूज़ कर रहे हैं, चॉइस कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। नाउ देयर यहाँ पे चारों के बीच में एक प्रॉपर डिफरेंस दिया है, एज यू कैन सी। हमने पढ़ा था एनालिटिकल, ह्यूरिस्टिक, एक्सपर्टीज बेस एंड रैंडम चॉइस। ओके, तो एनालिटिकल में हमारे पास इनफ इंफॉर्मेशन होती है पहले से एक सिचुएशन की, तो वहाँ पे हम लॉजिकल और डेटा ड्रिवन होता है एक प्रोसेस जो या अप्रोच जो है वो लॉजिकल अप्रोच को हम फॉलो करते हैं, डेटा ड्रिवन अप्रोच को हम फॉलो करते हैं। ह्यूरिस्टिक में हम सिंप्लीफाइड शॉर्टकट्स का यूज़ करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है और कहीं ना कहीं कुछ हम मीन्स अपने ह्यूरिस्टिक्स या शॉर्टकट्स का यूज़ कर रहे हैं और उनके कॉम्बिनेशन को यूज़ करके हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। और एक्सपर्टीज़ बेस में हमारा टोटल एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जो भी हमें डिसीजन लेना है, तो एक्सपर्टीज़ में हम इट इज़ वेरी मच बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, और रैंडम चॉइस में आर्बिट्रेरी या चांस के अकॉर्डिंगली हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। नाउ कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, तो एनालिटिकल में सबसे हाई कॉम्प्लेक्सिटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक लॉजिकल स्टेप का, लॉन्ग स्टेप्स का हम फॉलो करें तो, और इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहले से अवेलेबल है, तो हाई कॉम्प्लेक्सिटी। ह्यूरिस्टिक में लो कॉम्प्लेक्सिटी है क्योंकि यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू एनालिटिकल यहाँ पे हम कोई बहुत बड़ा लॉजिकल प्रोसेस को हम फॉलो नहीं कर रहे, कुछ सर्टेन में भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है और सिंप्लीफाइड शॉर्टकट्स का हम यूज़ कर रहे हैं। एक्सपर्टीज़ बेस में हमें कहीं ना कहीं 90% उस एरिया के बारे में काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो उसको हम यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे मीडियम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, रैंडम में नन कॉम्प्लेक्सिटी। स्पीड की बात करते हैं, तो एनालिटिकल क्योंकि लॉन्ग स्टेप का प्रोसेस है तो ये स्लो है, ह्यूरिस्टिक में फास्ट है, एक्सपर्टीज़ में फास्ट है, और रैंडम में तो इंस्टेंट चॉइस होती है। अगेन कमिंग टू बेस्ट फॉर एनालिटिकल में हाई स्टेक कॉम्प्लेक्स इश्यूज में एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग बेस्ट है। ह्यूरिस्टिक रूटीन या टाइम प्रेस्ड सिचुएशन, कम टाइम बचा है वहाँ पे सही है। एक्सपर्टीज बेस में डायनेमिक एक्सपर्ट डोमेन्स वाले एरिया में सही है। रैंडम में लो स्टेक जहाँ पे कम आपकी
कम रिस्क है या इक्वल ऑप्शन है, वहाँ पे हम रैंडम चॉइस डिसीजन मेकिंग करते हैं। रिस्क की बात करते हैं, एनालिटिकल में लो रिस्क है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया, यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन और डेटा फुली अवेलेबल होता है। तो और वहाँ पे हम पूरा प्रॉपरली, ठीक है, तो अगर डेटा हमारे पास, वो जो डेटा इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट है, तो यहाँ पे सबसे कम रिस्क है। ह्यूरिस्टिक यहाँ पे मीडियम रिस्क आ जाएगा, एक्सपर्टीज में भी मीडियम रिस्क आ जाएगा, रैंडम चॉइस में सबसे हाईएस्ट रिस्क आएगा। ठीक है, सो दीज वर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑल द फोर डिसीजन मेकिंग इन स्ट्रैटेजीज। नाउ कमिंग टू दी टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज, सबसे पहले आपके आती है कॉरपोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज। देखिए, मेन जो है हमारी स्ट्रैटेजीज ये तीन तरीके की हैं: कॉरपोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज। तो कॉरपोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो कॉरपोरेशंस की ओवरऑल डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स बिजनेस के लिए जो स्ट्रैटेजी बन रही है, मींस पूरे पूरे बिजनेस को चलाने के लिए, उसका ओवरऑल डायरेक्शन उसको देने के लिए, या पूरे पूरे बिजनेस को मैनेज करने के लिए जो हम एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, वो हमारी कॉरपोरेट लेवल स्ट्रैटेजी है। और क्योंकि ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करेगी या इसका इम्पैक्ट पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे होगा, तो बेसिकली ये नॉर्मली टॉप मैनेजमेंट बनाएगा, कॉरपोरेट लेवल पे ये बनाई जाएगी। तो यहाँ पे कॉरपोरेट या हेडक्वार्टर से रिलेटेड ये स्ट्रैटेजी होती है। ठीक है, इट फोकसेस ऑन द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑलराइट, नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ, इसके अंदर भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आ जाती हैं, जैसे कि मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी। तो मार्केट पेनिट्रेशन में क्या हो जाएगा, जैसे आपका हाउ टू इंक्रीज द मार्केट शेयर इन द एग्जिस्टिंग मार्केट्स, मार्केट पेनिट्रेशन हो जाएगा। मार्केट डेवलपमेंट, जैसे कि आपका कैसे हम न्यू मार्केट्स में एंटर करें, जोग्राफिकली या डेमोग्राफिकली। ऑलराइट, डाइवर्सिफिकेशन, जैसे कि हम कैसे डाइवर्सिफाई करें अपने बिजनेस को, उसमें आपका रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन आ जाता है, लाइक एक्सपैंडिंग इनटू सिमिलर इंडस्ट्रीज़। अगर हम सिमिलर इंडस्ट्रीज़ में अपना एक्सपांशन कर रहे हैं, जैसे एप्पल जो है, उसने धीरे से उसकी एप्पल वॉच आई, तो कहीं ना कहीं उसका जो एरिया था, इंडस्ट्रीज थी, वो सिमिलर थी। तो वो हो जाएगा आपका रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, बिल्कुल ही डिफरेंट इंडस्ट्री में हम एंटर कर जाते हैं, तो वो हमारा अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन आ जाएगा, लाइक रिलायंस व्हेन इट एंटर इनटू रिटेल सेक्टर। ठीक है, तो ये सारी जो स्ट्रैटेजीज, जो टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज हैं, हम आगे इसको काफ़ी डिटेल में सही से पढ़ेंगे। आई एम जस्ट गिविंग अ ग्लांस ऑफ इट। तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी का बेसिकली मतलब हो गया है कि ऐसी स्ट्रैटेजी जो टॉप लेवल मेनली बना रहा है, और उसका जो इम्पैक्ट है, जो इन्फ्लुएंस है, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ेगा। पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक ओवरऑल डायरेक्शन देती है, या ओवरऑल मैनेज करने के लिए जो स्ट्रैटेजीज हम बना रहे हैं, वो हमारी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी है। मैंने जैसे बताया, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट में अपनी और जगह, स्ट्रॉन्ग जगह बनाने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं। मार्केट डेवलपमेंट, कि हम नए मार्केट में जब हम एंटर करते, मान लीजिए अगर आपका मार्केट सिर्फ लखनऊ था, तो आप जब एक न्यू मार्केट में, इंडिया था, तो अब यूएस में एंटर करने की सोच रहे हैं, या रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन या अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन में जा रहे हैं, तो ये सारी जो डिसीजंस हैं, ये कहीं ना कहीं मेनली टॉप मैनेजमेंट लेता है, और वो हमारे आ जाएगी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज में। तो अगेन कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज में ही आपका स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजीज पे आ जाएगी। वो सारी स्ट्रैटेजी जो हम बिजनेस को स्टेबल सिचुएशन में रखने के लिए कर रहे हैं। रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी, कई बार हमें बहुत से ऐसे एरिया होते हैं हमारे बिजनेस के, जो मे बी SBU, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, जो काफ़ी टाइम से लॉस सफ़र कर रहे हैं, क्या हमें उन्हें बंद कर देना चाहिए, या इस तरीके के जो भी डिसीजन ले ले रहे हैं हम, वो सारे हमारे रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजीज में आ जाएंगे। जैसे कि अगेन टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी आपका रिट्रेंचमेंट का पार्ट है। डाइवेस्टमेंट आपका रिट्रेंचमेंट का पार्ट है। लिक्विडेशन, क्या हमें बिजनेस को क्लोज कर देना चाहिए। डाइवेस्टमेंट, क्या हमें पर्टिकुलर स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट को सेल कर देना चाहिए, बिकॉज उससे हमें लगातार जो है नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। टर्न अराउंड, क्या हमें दोबारा से रीबिल्ड करना चाहिए, जो भी चीज़ हो रही है, डिक्लाइनिंग जा रही है, दोबारा से उसे रीफॉर्मुलेट करने की ज़रूरत है।
तो ये सारी जो भी स्ट्रैटेजीज़ डिफरेंट टाइप की स्ट्रैटेजीज़ दी है, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी का टाइप, बिजनेस लेवल, फंक्शन लेवल स्ट्रैटेजी का वेरियस टाइप्स जो दिया है, इसकी मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ बिट लेंदी। तो इस वीडियो में हम कवर नहीं कर सकते, बस आई एम जस्ट गिविंग यू अ ग्लांस, इन शॉर्ट आई एम जस्ट टेलिंग यू। ओके, नाउ तो जैसे मैंने बताया, business level strategies basically they focus on improving the competitive position of corporation product or services in a specific industry or market segment। बेसिकली ये जो बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज होती हैं, ये फोकस करती हैं इस चीज़ पे कि कैसे हम अपने बिजनेस को एक स्पेसिफिक मार्केट में या कि स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज में कैसे हम compete कर पाएँ, कैसे एक अच्छी कॉम्पिटिटिव पोजीशन हम अचीव कर पाएँ। तो वो कंपटीशन के लिए, compete करने के लिए हम डिफरेंट जो स्ट्रैटेजीज बनाते हैं वो हमारी बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी में आती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉस्ट लीडरशिप हो गया, कि हम कैसे मार्केट में अपने आप को लीड कराएं, उसके लिए यहाँ पे हम प्राइजेस कोशिश करते हैं कि अपने कॉम्पिटिटर से काफ़ी लो रखें। डिफरेंशिएशन, कि हाउ वी कैन कम अप विद अ प्रोडक्ट विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्राउड। फोकस स्ट्रैटेजी, जहाँ पे एक पर्टिकुलर निश सेगमेंट को हम टारगेट करते हैं। Now the last one is function level strategy. So function level strategy basically it is concerned with developing a distinctive competence to provide a company or a business unit with a competitive advantage. तो बेसिकली यहाँ पे हम फोकस करते हैं स्पेसिफिक डिपार्टमेंट या फंक्शंस जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहे हैं, उनको उनको एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को चलाने के लिए, उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो भी हम स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं वो हमारी फंक्शन लेवल स्ट्रैटेजीज़ हो जाएगी। जैसे कि हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं, जैसे कि हम एचआर स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं, जैसे हम वेरियस ऑपरेशनल स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं, तो वो सारी आपकी आ जाती है फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज़ के अंदर। So, in this video, we have covered the concept of strategic management. We have covered the importance of strategic management. We have discussed the process of strategic management. We have discussed the decision making in strategies, and we discussed, in short, the various types of strategies. आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई हो, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू आर मोस्ट वेलकम टू प्लीज़ पोस्ट इट इन दी कमेंट सेक्शन। मैं वहाँ से डेफिनेटली जो भी आपको फ्यूचर वीडियोस चाहिए, जिन टॉपिक्स पे आपको फ्यूचर वीडियोस चाहिए, तो उस पर आप डेफिनेटली पोस्ट करिए एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू एंड कम अप विद द इन फ्यूचर। येस, also I'm preparing, I'm planning to provide you the notes also। सो जो भी आपको अगर इन केस नोट्स चाहिए टॉपिक वाइज, आई एम डेफिनेटली कमिंग अप विद द नोट्स which is basically tailored specific for this upcoming NDA UGC NET JRF with a proper payment. So I will definitely announce it in upcoming videos. So yes, do hit the like button, the share and the subscribe button if you like it. Thank you so much for watching.